Hello students, today we are going to start our next chapter, that is magnetism and matter. In the last chapter we have studied about moving charges and how moving charges produces magnetism, how moving charges constitute current and current carrying conductor produces magnetism. We have studied various law, but in this chapter we will study about the materials which acts like a magnet, about such materials which acts like a magnet without the flow of current. Without the flow of current, the materials which act as a magnet, we will study such materials in this chapter. We will study about such materials in this chapter. So first of all, I would like to tell you a short story based on magnetism and why it is called a magnet. There were different stories you can see on the internet, you can come across on internet. One such popular story is like there was an island in Greece. There was an island in Greece and that island is the name of that island is Magnesia. ठीक है, तो उस आइलैंड का नाम जो था वो मैग्नीशिया था और उस आइलैंड में क्या था, उस आइलैंड में जो रॉक्स थे, उस आइलैंड में जो रॉक्स थे उनके पास एक खास प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या करते थे, वो दूसरे रॉक्स को या फिर लोहे की नेल्स को, आयरन नेल्स को, लोहे की कील को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी मैग्नेट की है, ये हमें वहाँ पर देखने को मिली। कहाँ पर देखने को मिली? ग्रीस में जो आइलैंड है मैग्नीशिया, वहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद जिस मटेरियल में हमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिली, कौन सी प्रॉपर्टी? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। किसको अट्रैक्ट करता है? दूसरे मैग्नेट्स को या फिर मैग्नेटिक मटीरियल्स को। जिसमें हमें प्रॉपर्टी देखने को मिली, हमने उसका नाम मैग्नीशिया के नाम पर क्या रखते चले गए, हम उस रॉक का नाम, हम उस मटेरियल का नाम क्या रखते चले गए? मैग्नेट रखते चले गए। मैग्नेट बेसिकली क्या होते हैं? मैग्नेट बेसिकली ओर्स होते हैं, आयरन के ओर्स होते हैं और उनमें ये प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से वो प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, किस तरह से उसके डाइपोल्स अलाइन हो जाते हैं कि वो मैग्नेट बन जाता है। ये सब क्या होता है, जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैग्नीशिया के नाम पर मैग्नेट का नाम आया। एक्चुअली क्या हुआ था, उस विलेज में एक स्टोरी थी, उस विलेज की एक स्टोरी है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, उनमें से एक स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि ग्रीस में जब उस आइलैंड में जो शेफर्ड्स जब रॉक्स पर चलते थे अपने शीप और गोट्स के साथ, तो क्या होता था, पहले के ज़माने में लोग क्या लकड़ी के जूते पहनते थे और लकड़ी के जूते जो होते थे उनमें आयरन की, लोहे की कीलें लगी हुई होती थी। ठीक है, तो शेफर्ड्स ने कंप्लेन करी वहाँ पर, जो उस गांव के जो मुखिया थे वहाँ से उन्होंने उनको कंप्लेन करी कि हमारे जूतों को, हमारे शूज़ को कोई सुपर नेचुरल पावर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और हमें उससे चलने में दिक्कत आती है। मे बी इट इज़ समथिंग सुपर नेचुरल। फिर जब साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी करी तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि ऐसा कुछ भी सुपर नेचुरल नहीं है। दरअसल ये एक प्रॉपर्टी है उस रॉक की प्रॉपर्टी है कि वो आयरन या फिर दूसरे मैग्नेट को या फिर दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो वहाँ से नाम जो है पढ़ना स्टार्ट हुआ ऐसे मटेरियल्स का, और उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते चले गए? मैग्नेट्स बोलते चले गए, जो कि उस तरह की प्रॉपर्टी को शो करता है। किस तरह की प्रॉपर्टी? दूसरे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की, दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट या फिर कोई दूसरे मैग्नेट्स, उनको अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी जो शो करता है, हम उसका नाम क्या रखते चले गए? हम उसका नाम मैग्नेट रखते चले गए। मैग्नेट के पास दो प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली प्रॉपर्टी की वो फोर्स लगाता है। किस पर फोर्स लगाएगा? मैग्नेटिक मटेरियल्स पर या फिर दूसरे मैग्नेट्स पर। मैग्नेटिक मटेरियल्स को तो हमेशा क्या करता है? मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, और दूसरे मैग्नेट को वो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, किस तरह से डिपेंड करता है वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैग्नेट की दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को शो करता है। अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होती है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे ये सपोज ये एक मैग्नेट है, और इसको हमने ऐसे, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने इस तरह से सस्पेंड कर दिया, वर्टिकली हमने इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में सस्पेंड कर दिया। इस तरह सस्पेंड किया कि ये इसमें
रोटेट होने के लिए फ्री है, रोटेट होने के लिए फ्री है। तो ये क्या करता है, ये अपने आप थोड़ी देर बाद एक डायरेक्शन पे आके रेस्ट पर आ जाता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे हर जगह रेस्ट पर आ जाता है। कोई भी ऐसा मटेरियल रेस्ट पर कब आएगा, कोई भी मैग्नेट, चलिए पहले मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को शो करता है और क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैग्नेट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे या फिर बचपन से आप मैग्नेट के बारे में जो पढ़ते आ रहे हैं, अब तक आपके पास जो मैग्नेट की नॉलेज है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारी जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। कैसे एक्ट करती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी मैग्नेट की जो आपको पता है, वो क्या प्रॉपर्टी पता है, ये पता है आपको कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। मतलब अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक मैग्नेट है जिसको हमने ऐसे सस्पेंड कर रखा है और ये इस मैग्नेट का नॉर्थ है, इस मैग्नेट का साउथ है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसके नज़दीक एक मैग्नेट लेकर आए इस तरह से कि ये इसका साउथ पोल है, ठीक है, ये इसका साउथ पोल है। जब हम इसके नज़दीक में साउथ पोल लेके आए तो ये मैग्नेट जो है इस डायरेक्शन पर रेस्ट पर आ गया। फिर हमने क्या किया, हमने इस मैग्नेट को उठाकर इधर की जगह इधर रख दिया। जब हमने इसको इधर रख दिया तो ये जो मैग्नेट था ये कुछ इस डायरेक्शन में रेस्ट पर आ गया। ये कुछ इस डायरेक्शन में रेस्ट पर आ गया। कैसे, इसका नॉर्थ पोल ये रहा, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है और यहाँ पर दूसरा जो मैग्नेट हमने लगाया उसका क्या है, उसका साउथ है। तो ये इस डायरेक्शन में रेस्ट पर आ गया। फिर जब हमने मैग्नेट को उठाकर यहाँ पर रख दिया, इस मैग्नेट को उठाकर यहाँ पर रख दिया ताकि इस मैग्नेट का साउथ यहाँ पर आ जाए, तो ये जो मैग्नेट था ये कुछ इस डायरेक्शन पे रेस्ट पर आ गया, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये मैग्नेट जो है तब रेस्ट पर आएगा जब इसको कोई अपोजिट पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। यहाँ पर देखिए हर जगह साउथ पोल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिस जगह साउथ पोल होता है उस जगह मैग्नेट का नॉर्थ आके अपने आप रुक जाता है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने सारे मैग्नेट्स को हटा दिया, हमने इन सारे मैग्नेट्स को हटा दिया। सारे मैग्नेट्स को हटाने के बाद हमने एक मैग्नेट को ऐसे वर्टिकली सस्पेंड किया और हमने देखा कि वो एक डायरेक्शन पे रेस्ट पर आ गया। हमने सोचा अपने आप रुक गया होगा, फिर हम दूसरी जगह पर उसको लेकर गए तो वो उसी सेम डायरेक्शन पे रेस्ट पर आया। हम तीसरी जगह लेकर गए, सेम डायरेक्शन पे रेस्ट पर आता गया। पर हमें ये पता था कि ये एक ही डायरेक्शन पे रेस्ट पर तब आ सकता है जब इसको कोई मैग्नेट दूसरा मैग्नेट अट्रैक्ट करे। अब हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते रहे, बट उधर हम कोई भी मैग्नेट हम यूज़ नहीं कर रहे थे, बट हर जगह एक ही चीज़ कॉमन थी, क्या थी, अर्थ। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। अर्थ के पास भी नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। तो ये जो बार मैग्नेट है, सॉरी ये जो हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट की जो नीडल है, ये इस तरह से रेस्ट पर आके रुकती है कि इसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है और इसका जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप करोगे कि सर आपने बोला कि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो फिर ये जो नॉर्थ है ये अर्थ के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है। इसके बारे में हम जब अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उसके तब मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से होता है। बेसिकली क्या होता है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है और अर्थ का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है, बट हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनके नाम जो है वो रख दिए हैं, ठीक है। हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनके नाम बना दिए हैं, ठीक है, जिससे कि ये नॉर्थ हमें नॉर्थ की डायरेक्शन पे ले जाए और साउथ जो है हमें साउथ की डायरेक्शन पे ले जाए। हम जैसे अर्थ की प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर जो है कि पोल्स किस तरह से डिफरेंटली एक्ट करते हैं जब अर्थ के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है ये मैंने आपको बता दिया, मैग्नेट विच इज सस्पेंडेड इन सच अ वे दैट इट इज़ free to rotate in a horizontal plane। सेकंड पॉइंट में रीड कर रहा हूँ, a magnet which is suspended in such a way that it is free to rotate in a horizontal plane, it always comes to rest in north south direction। ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है कि जिससे एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री और रोटेट करने के लिए वो अपने आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुक जाता है। और वो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है।
तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोला। फिर ये सबसे पहले मैग्नेट के बारे में आपने यही पढ़ा होगा कि लाइक पोल एक दूसरे को लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही साउथ साउथ भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। और मैग्नेट के पोल्स को आप कभी सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए कि ये हमारा एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये मैग्नेट का साउथ है। आप इसको काटते चले गए, जैसे आपने इसको काटा तो ये तो नॉर्थ एज इट इज रह गया, जो साउथ पोल है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इसको भी आपने बीच में से काटा तो साउथ पोल यहाँ शिफ्ट हो गया। तो हमने इसके छोटे से छोटा पीस बनाकर हमने देख लिया, बट क्या होता था, साउथ पोल हमेशा शिफ्ट होकर दूसरे एंड पर आ जाता था। हम कभी भी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को सेपरेट नहीं कर पाए। तो कंक्लूजन ये निकला कि मैग्नेट का मोनोपोल, अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमेशा साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी एक चीज़ आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ी थी, ऐसी एक चीज़ आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ी थी, जहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव होता था और एक तरफ नेगेटिव होता था। क्या था वो डाइपोल था। तो ऐसे ही क्योंकि मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ है, वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होता था। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम मैग्नेट्स की जो कैलकुलेशन करेंगे, मैग्नेट के नॉर्थ को हम पॉजिटिव से कंपेयर करके और साउथ को नेगेटिव से कंपेयर करके बात करेंगे। और ऐसे मतलब ये जो कि इसके एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। वहाँ पर जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते थे हम उसको क्या बोलते थे, हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे। यहाँ पर हमारे पास एक तरफ मैग्नेट में नॉर्थ और एक तरफ साउथ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। अब क्योंकि ये कभी भी सेपरेट नहीं किए जा सकते, तो वैसे ही अगर डाइपोल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे तो वो कभी भी डाइपोल नहीं कहलाएगा। और मैग्नेट में ऐसी प्रॉपर्टी हमेशा होती है कि हम उसको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम हमेशा मैग्नेट को क्या बोलते हैं, हम मैग्नेट को डाइपोल बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, जिसमें दोनों पोल्स हमेशा साथ में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी होंगी। बट प्रॉपर्टीज से पहले एक छोटी सी चीज़ और पढ़ लेते हैं हम, वो है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़ के हम क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। हमारे पास हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में जितने भी अलग अलग तरह के मैग्नेट्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारे आसपास हम जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स देखते हैं, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर मैग्नेट्स जो हम देखते हैं, हम उन मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं जो कि बिना करंट के बन रहे हैं, जो कि बिना करंट के बन रहे हैं, जिनके पास नेचुरली मैग्नेटिज्म होता है। वो मैग्नेट्स हमें अलग अलग शेप में देखने को मिलते हैं। तो कुछ शेप्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट शेप है दैट इज बार मैग्नेट। मतलब इसका जो शेप है बार की तरह क्यूबॉइडल बार होता है, जिसमें एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ होता है। सबसे पहले आपने यही वाला मैग्नेट देखा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल बहुत ही बारीक मैग्नेट, मतलब बहुत ही बारीक होता है, नीडल जैसा होता है, नीडल शेप का होता है, बहुत ही बारीक होता है। इसमें एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ होता है, नॉर्थ पे एरो लगा हुआ होता है और इसी एरो की वजह से इसी मैग्नेटिक नीडल को यूज़ करके हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं। जीपीएस में यही यूज़ होता है। और मैग्नेटिक कंपास जो होता है, जिसमें शिप में सेलर वगैरह यूज़ करते हैं, वो यही मैग्नेटिक नीडल होती है। उसके बाद आता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको हॉर्स शू मैग्नेट क्यों बोलते हैं। क्योंकि हॉर्स शू मैग्नेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक घोड़े की नाल जैसा दिखता है। घोड़े की नाल जो होती है बहुत सारे घरों में आपने बाहर लगी हुई देखी होगी। यू शेप, लोहे का मटीरियल होता है, यू शेप का होता है, वो आपने लगा हुआ देखा होगा। तो उसका जो शेप होता है और इसका शेप है ऑलमोस्ट सेम है। तो इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, इसको हम हॉर्स शू से कंपेयर करते हैं। और एंड दिस इज कॉल्ड हॉर्स शू मैग्नेट। इसमें एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है इन पोल्स पर, इन एंड्स पर, एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ होता है। इसके बाद होता है बटन मैग्नेट। ये बटन मैग्नेट आपने कहाँ पर देखा होगा, तो ये बटन मैग्नेट अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ देखने को मिलेगा। आप क्या करेंगे, आप जो स्पीकर है आपके, वो स्पीकर जब आप निकालेंगे तो स्पीकर में पीछे की साइड एक मैग्नेट होगा और वो पीछे की साइड जो मैग्नेट होगा वो एक लोहे के अलॉय पे इस तरह से गोल सा लगा हुआ होगा। ये मैग्नेट जब आप निकालोगे तो उसकी शेप आपको इसी तरह से मिलेगी। स्पीकर्स में लगा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं बटन मैग्नेट। बटन जैसा होता है इसलिए हम बटन मैग्नेट बोलते हैं। इसका जो इनर एंड होता है ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है और जो आउटर एंड है वो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ मैग्नेट के टाइप्स हो गए। अब
इन मैग्नेट्स में से हम किसकी स्टडी करेंगे? हम उसकी स्टडी करेंगे जो सबसे सिंपल है और जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। कौन सा होता है वो? बार मैग्नेट। तो सबसे हम बार मैग्नेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो ये है ये है बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हैं। मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ और साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताता रहता हूँ। तो देखिए, ये जो बार मैग्नेट है, यहाँ से इसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और जाती हैं साउथ पोल में। यहाँ पर ये टर्मिनेट नहीं होती, यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या करती थी, वो पॉजिटिव से जाती थी और नेगेटिव में एंड हो जाती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये नॉर्थ से साउथ जाती है और अंदर अपने लूप को, अपने पाथ को कंप्लीट करती है और वापस से कहाँ पर आती है? वापस से नॉर्थ पर आती है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो आंसर है वो कहीं से भी ओरिजिनेट नहीं होती, वो क्लोज लूप्स होती है। वो क्लोज लूप्स होती है। कहाँ कहाँ ट्रेवल करती है? मैग्नेट के बाहर ट्रेवल करती है नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है। अब क्योंकि देखिए, मैंने इसको इलेक्ट्रिक डायपोल से कंपेयर किया, तो हम मैग्नेट को जैसे जैसे हम मैग्नेटिज्म में आगे बढ़ते जाएंगे, हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करते जाएंगे। तो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम धीरे धीरे कंपेयर करते जाएंगे। तो पहला डिफरेंस मैंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती थी? टर्मिनेट हो जाती थी। वो ओरिजिनेट होती थी और टर्मिनेट भी होती थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट नहीं होती, ना ही टर्मिनेट होती है। वो क्या होती है? वो क्लोज लूप्स होती है। ये प्रॉपर्टी अलग है। देखिए, ये मैंने लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। आउटसाइड कहाँ जाती है? नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड कहाँ जाती है? साउथ से नॉर्थ जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेम है। क्या प्रॉपर्टी थी? उसमें प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि किसी भी कर्व पर आप कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए और उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाइए। उस पॉइंट पर अगर आपको टेंजेंट उस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाते हैं, तो वो टेंजेंट क्या करती है? वो डायरेक्शन बताती है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा और इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो जो इस टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। देखिए, अलग अलग पॉइंट्स पर मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, तो जिस भी डायरेक्शन में टेंजेंट पॉइंट कर रहा है, वही क्या है? वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अलग अलग पॉइंट्स पर हम टेंजेंट बनाकर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। फिर तीसरी प्रॉपर्टी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में थी, यहाँ पर भी तीसरी प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो सेम है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती थी? वहाँ पर कहती थी कि दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यही कहती है कि दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी डेंसर बनाई है, बट मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, इंटरसेक्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर जाए, बाई चांस ये इंटरसेक्ट कर जाती है, तो क्या होगा? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लीजिए इस तरह का इंटरसेक्शन हो गया, तो इंटरसेक्शन के पॉइंट पर, इस पॉइंट पर दो टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं, और ये दो टेंजेंट्स क्या करेंगे? ये दो टेंजेंट्स दो डायरेक्शन बताएंगे। किसकी दो डायरेक्शन बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन बताएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसी है। क्या प्रॉपर्टी है? ये बताती है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर होंगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी। तो बार मैग्नेट की वजह से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर कहाँ पर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो डेंसर है, ये डेंसर है पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी ज़्यादा डेंसर है। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर होगी, वहीं पर फील्ड स्ट्रांग होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इन पोल्स पर बहुत स्ट्रांग होती है। पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, चाहे वो साउथ पोल हो या वो नॉर्थ पोल हो, मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पोल्स पर बहुत स्ट्रांग होती है। और मैग्नेट की लेंथ के अलोंग यहाँ पर जो फील्ड होती है वो बहुत वीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे से बहुत दूर है। तो दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या इंडिकेट करेगी? ये इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर जो फील्ड है वो वीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में ट्रेडिशनल स्टडी ये भी है कि जैसे ये मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं, ये अपीयर हो रही है कि ये अंदर एक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरह से अपीयर हो रही है ये।
तो जैसे देखिए ये वाली जो फील्ड लाइंस हैं ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है, देखिए मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अपीयर हो रही हैं बट हो नहीं रही हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर हो रही है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मैग्नेट का पोल है, वहाँ पर मैग्नेट का पोल है। वहाँ पर मैग्नेट के दो पोल्स हैं, नॉर्थ मतलब एक तरफ नॉर्थ है दूसरी तरफ साउथ है, और इन दो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जहाँ पर मैग्नेट के दो पोल्स हैं, इन दो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ। ये जो है ये मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ है, जिसको मैं कैपिटल एल से डिनोट कर रहा हूँ, ये मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ है। मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ कौन सी होती है, जो दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस होती है, उसी को मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ में कंफ्यूज नहीं होना है। ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब जो मैग्नेट की लंबाई आपको दिखती है, जो आप उसको स्केल पर मेजर कर सकते हो। बट इफेक्टिव लेंथ कौन सी होती है, इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होती है जो मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में आपको नजर आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम इसको हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करते चले जाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में दो पोल्स होते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल्स में भी दो पोल्स होंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल में एक तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल में एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, और मैग्नेटिक डायपोल में एक तरफ नॉर्थ होगा और एक तरफ साउथ होगा। नॉर्थ को हम किससे कंपेयर करेंगे, नॉर्थ को हम कंपेयर करेंगे पॉजिटिव से। नॉर्थ पोल n इज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। n को हम पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर कर रहे हैं, साउथ पोल को हम नेगेटिव चार्ज से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पर जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सोर्स चार्ज की जो भी एबिलिटी होगी, सोर्स चार्ज की जो भी स्ट्रेंथ होगी, सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ मतलब या सोर्स चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, जो कि क्या था Q/r² था। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल B से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो होगी μ0/4 पाई। ये हमने कांस्टेंट पढ़ा था, जब मैंने आपको बायट सावर्ट लॉ बताया था, तो मैंने आपको ये कांस्टेंट के बारे में बताया था μ0/4 पाई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, चार्ज से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास कोई सिंगल चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे पोल स्ट्रेंथ से, किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ से, किसी भी एक पोल की ताकत से। ये देखिए फॉर सपोज एक बार मैग्नेट ये इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है, तो इस पोल की कुछ एबिलिटी होगी, कोई मैग्नेट में ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कोई मैग्नेट में ये ज़्यादा वीक होगा। तो उस स्ट्रेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल m से, उस स्ट्रेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल m से। तो यहाँ पर हमने ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाया m/, वेयर m इज द पोल स्ट्रेंथ अपॉन r²। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब इसके बाद हमने क्या करा था, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने क्या करा था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी दो पॉइंट्स पर, एक उसके एक्सिस पर और एक उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर। एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से। तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को किससे डिनोट करते थे, P से डिनोट करते थे। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम P से डिनोट करते थे, और ये डायपोल मोमेंट होता था जिसकी डायरेक्शन होती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, और डिनोट किससे करते थे, P से डिनोट करते थे। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, Q इंटू लेंथ ऑफ द डायपोल, जिसको हम 2L अज्यूम करते थे, इट इज़ द लेंथ ऑफ द डायपोल। ये आर्बिट्ररी है, आप अपने मर्जी से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, L 2L 4L। ये हमने क्योंकि हमने 2L यूज़ कर रखा था, तो इसलिए आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पर 2L लिखा है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमने चार्ज की जगह चार्ज को किससे रिप्लेस किया, चार्ज को हमने पोल स्ट्रेंथ से रिप्लेस करा है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M में हमने चार्ज को स्मॉल m से रिप्लेस कर दिया, और लेंथ ऑफ द मैग्नेट, ये इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट ये एज इट इज रहेगा m इंटू 2L। ये क्या बना, ये फॉर्मूला बना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पर बना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट के बारे में आपको पता है, टेस्ला यूज करते थे हम।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। चीज़ों को रिवाइज जितना आप करते रहेंगे, जितना आप चीज़ों को इंटर रिलेट करते रहेंगे, आपके कंसेप्ट जो है उतने ज़्यादा स्ट्रांग होते रहेंगे। तो मैग्नेट के बारे में हमने दो चीज़ें पढ़ी कि मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे मतलब मैग्नेटिक फील्ड को पोल स्ट्रेंथ की फॉर्म में अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो कैसे करोगे? μ0/4πm/r²। क्यों करी हमने ऐसा? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऐसा करते आ रहे थे, तो हमने क्या करा? दोनों चीज़ों को कंपेयर करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उसमें हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सिस। एक बार मैग्नेट हमारे पास है, इस बार मैग्नेट की एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये बार मैग्नेट है हमारे पास, जिसका लेंथ हम अज्यूम कर लेते हैं, इसका लेंथ जो है ये 2L है। इसका लेंथ एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया और हमें एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस अवे है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का करा था सेम हम वैसे ही करेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट P है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल अपनी फील्ड बनाएगा, साउथ पोल अपनी फील्ड बनाएगा। जो नेट फील्ड होगी वो क्या होगी? वो दोनों की रिजल्टेंट होगी। तो जैसे वहाँ पर हम क्या करते थे, एक पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लेते, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक पॉइंट मोनोपोल अज्यूम कर लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव नॉर्थ पोल की वजह से ये जो मोनोपोल है अज्यूम कर लेते हैं, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे अज्यूम करके कैलकुलेशंस हमारी करते हैं। तो ये जो मोनोपोल है, ये जो मैग्नेटिक मोनोपोल है, बाई चांस हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये कहाँ पर है? ये पी पर है। तो नॉर्थ की वजह से ये कहाँ पर जाएगा? नॉर्थ की वजह से ये जाएगा अवे, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, BN लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, BN लिख दिया। और साउथ की वजह से क्या होगा? साउथ की वजह से ये मोनोपोल साउथ पोल की तरफ जाएगा, तो दोनों फील्ड्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो नेट फील्ड क्या होगी? नेट फील्ड होगी BS माइनस BN। BS माइनस BN, ये क्या है? B नेट है, ये B नेट है। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है? BS माइनस BN है। तो हम देखते हैं, आगे चलते हैं इस पर। नॉर्थ पोल जो यहाँ पर फील्ड बनाएगा चलिए पहले BS की बात कर लेते हैं। BS की बात अगर हम करते हैं, BS ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा μ0/4π डॉट। हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक मोनोपोल। ये मैग्नेटिक मोनोपोल, इसकी स्ट्रेंथ हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? इसकी स्ट्रेंथ हम स्मॉल m अज्यूम कर लेते हैं। तो स्मॉल m इसकी स्ट्रेंथ हो गई, ये देखिए, ये K, ये Q। पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट के केस में क्या है? ये मैग्नेट का कांस्टेंट, ये मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितनी होगी? देखिए सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x, और ये जो पूरी डिस्टेंस है ये 2L है, पूरी 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक L और फिर यहाँ से यहाँ तक भी L। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? इसकी डिस्टेंस हो गई x प्लस L, ठीक है, का होल स्क्वायर। और BN ये किसकी वजह से हमने निकाला? ये हमने BS की वजह से निकालना है। BS की वजह से हमें निकालना है, तो देखिए S यहाँ पर है, तो डिस्टेंस ये हो जाएगी x माइनस L। टोटल कितनी थी? टोटल x थी, और ये जो S है, S कितना नज़दीक है? x मतलब जो है x की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हम x में से ये स्मॉल l को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास s से p की डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब साउथ पोल से p की डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं माइनस साइन लगा देता हूँ, प्लस मैंने नॉर्थ को अज्यूम करके निकाल दिया था। ठीक है, अब हम नॉर्थ की वजह से निकालते हैं, क्योंकि नॉर्थ का मैंने पहले ही निकाल दिया था, तो आसानी रह जाएगी। अब μ0/4π पोल स्ट्रेंथ हो गया m, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस L होल स्क्वायर। अब नेट फील्ड क्या होगी? नेट फील्ड होगा इन दोनों का समेशन। नेट फील्ड इन दोनों का देखिए, हमने यहाँ पर पहले ही डायरेक्शन फिक्स कर दी, दोनों अपोजिट थे, तो हमने पहले ही डायरेक्शन को फिक्स करके यहाँ पर क्या ले लिया? यहाँ पर माइनस साइन ले लिया है। तो अब हमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन हमने पहले ही सेट कर लिया, है। तो
तो अब हमें साइन क्या लगाना है, अभी नेगेटिव का साइन लगाना है। तो नेट बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन एक्स माइनस एल होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू एक्स प्लस एल होल स्क्वायर। देखिए दो तरह से कैलकुलेशन, वेक्टर की कैलकुलेशन दो तरीके से की जा सकती है। एक तो आप साइन को साथ साथ कंसिडर करें और एक तरफ आप क्या करें, एक तरफ पहले आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर ले और फिर दूसरी तरफ आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ले और फिर आंसर को कंपेयर कर ले। हमने वही करा, मुझे वही ज़्यादा सिंपल लगता है कि पहले आप डायरेक्शन को सेट कर लेते हैं कि डायरेक्शन को इस तरह से हमने सेट कर लिया, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। अगर सेम होता तो हम क्या कर दोनों को ऐड कर देते, तो हमने डायरेक्शन को पहले सेट कर लिया, इस तरह से डायरेक्शन की कैलकुलेशन हमने पहले कर ली। तो हमें यहाँ पर प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि दोनों फील्ड को एक आपस में क्या करना है, आपस में दोनों फील्ड को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज क्या करना होता, आप नॉर्थ को पॉजिटिव मानते, साउथ को नेगेटिव मानते, फिर दोनों की कैलकुलेशन करते, नेगेटिव ज़्यादा डोमिनेटिंग होता तो आप बताते कि जो फील्ड है वो नेगेटिव की वजह से डोमिनेटिंग है और फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव की डायरेक्शन में रहेगी, मतलब साउथ पोल की डायरेक्शन में रहेगी। तो यहाँ पर हमने वो सब पहले करके बैठे। अब हम क्या करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम कॉमन निकालते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमने कॉमन निकाला, एम भी दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल होल स्क्वायर। जब इसको आप ओपन करेंगे, तो ये तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम ये एज इट इज आ जाएगा और इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस एल होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस एल होल स्क्वायर। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये माइनस 2xl होना था तो प्लस 2xl हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस 2xl लिख दिया। अब क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, जो रिजल्टेंट बचेगा, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, बी नेट कितना बचेगा, ये बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा 4xl, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा 2xl प्लस 2xl 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल। ये देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको x माइनस एल एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको रफली, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा। x माइनस एल और x प्लस एल का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको इंडिविजुअल दोनों पे स्क्वायर थे तो हमने होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये फॉर्मूला किसका बनता है, ये फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी नेट की वैल्यू जो है, बी नेट की वैल्यू जो निकल कर आई, बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू, अब वापस से यहाँ पर देखिए एक टर्म है 4xl, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, 4 को स्प्लिट कर रहा हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2l इंटू एक्स में, 2l इंटू एक्स में स्प्लिट कर रहा हूँ अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बी नेट हमने क्या बना दिया, बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये देखिए m इंटू 12 मैंने आपको क्या पढ़ाया था, m इंटू 12 होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M। तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल M लिख देते हैं, क्योंकि ये बन गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किसकी जगह लिख दिया हमने, 2l और m की जगह लिख दिया और यहाँ पर जो x है वो एज इट इज आ गया और नीचे बचा क्या, नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था, स्पेशल केस क्या था, जब x की वैल्यू l से बहुत ज़्यादा बड़ी हो। स्पेशल केस व्हेन x is greater than l, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, l को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बी नेट का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू कैपिटल M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M अपॉन
एक्स रेज टू द पावर 4, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया था, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 बना और ऊपर एक एक्स था, तो ये जो फॉर्मूला बना ये बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके हम लिखते हैं 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन एक्स क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फॉर्मूला बना था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो कितनी आई थी, एट एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ये निकल कर आई थी कांस्टेंट, जो इसका कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट पी अपॉन एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला निकल कर आया था किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल डाइपोल के लिए ये निकल कर आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन एक्स क्यूब। तो ये दोनों फॉर्मूले कंपेरेबल है, ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट था, ये उसकी परमिटिविटी और ये उसका कांस्टेंट था, ये मैग्नेट का कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फिर इसके बाद 2 एज इट इज आ गया p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये भी डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसके बाद एक रिजल्ट मैं आपको याद दिलाता हूं, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने कैलकुलेट करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट करी थी एक चार्ज रिंग की वजह से, उसके एक्सिस पर कितनी निकल कर आई थी, ये निकल कर आई थी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। ये किसकी वजह से आई थी, ये मैग्नेटिक फील्ड आई थी एक करंट कैरिंग रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर। तो ये फॉर्मूला हम लिखते हैं और कुछ कंपैरिजन हम करना, मैं कुछ कंपैरिजन यहाँ पर मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। एक बार यहाँ पे वापस से पहले फिर से देखिए कि यहाँ पर जो मैग्नेट का जो पोल था, मैं एक टर्न्स ऑफ द लूप n हो गए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो गए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, a से, x की वैल्यू अगर a से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, a को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एक बार हम फॉर्मूला लिखते हैं और इसके रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, इसके रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई है और इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी, इसको हम कंपेयर करते हैं। ये हमने हमारे पहले का रिजल्ट है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो ये रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, तो ये रिजल्ट मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। ये मैंने आपको रिजल्ट अभी शो किया, अगर किसी बच्चे को याद नहीं हो तो उसके लिए मैंने वो रिजल्ट आपको शो करके दिखाया कि ये रिजल्ट हमने पहले कैलकुलेट करा है। और जिन्होंने पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो वो उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो पहले के लेक्चर्स देखें, अदरवाइज चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट किस तरह से, हमें चाहिए यहाँ पर 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चाहिए, तो हमने क्या करा, ऊपर नीचे इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई करा, ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई करा। देखिए यहाँ पर नीचे मैं 4 पाई लगा रहा हूँ तो ऊपर को मेरे को यहाँ पर 4 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा NIA स्क्वायर। ए क्या था, ए उस रिंग का रेडियस था, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 है। ये 2 को इस 2 से, इस 4 से मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या बचा, अब बचा मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई NIA स्क्वायर इंटू पाई और 2 अलग से रह गया। ये पाई और a को मैंने साथ में इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरे को सर्कल का एरिया बनाना था, इसलिए मैंने क्या करा, ये a स्क्वायर और पाई को मैंने साथ में लिख दिया और 2 को मैंने अलग लिख दिया। और ये 2 कहाँ से आया था, इस 4 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया था। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पाई a स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं किससे, एरिया ऑफ द रिंग से। एरिया ऑफ द रिंग हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल A अज्यूम कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
तो ये हमने अज्यूम किया। अब देखिए क्या अज्यूम किया, ए अज्यूम कर लिया, तो ये बचा एन आई ए। पाई ए स्क्वायर का हम क्या मान लेते हैं, रिंग का एरिया मान लेते हैं। किसका एरिया, करंट कैरिंग रिंग का एरिया मान लेते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ठीक है। अब अगर हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि इफ ए अगर x से बहुत छोटा है तो a को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो फॉर्मूला बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन आई ए अपॉन ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कितनी होगी, ये होगा x का क्यूब। तो ये रिजल्ट हमारे पास निकल कर आया। अब ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सिस, दोनों को हमने कंपेयर किया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई उसकी जगह सेम है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक 2 को मिस कर दिया, ये जो 2 यहाँ पर लगा हुआ था इसको मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है, ये मैं यहाँ पर साइड में लगा देता हूँ। ये 2 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज सेम है, इसके बाद एक्स क्यूब भी यहाँ पर सेम है, 2 भी एज इट इज है। ये जो एन आई ए है, एन आई ए, अब क्योंकि हम इसको कंपेयर करते चले जाएंगे, हर जगह कंपेयर करते चले जाएंगे, तो हमने देखा कि ये जो करंट, ये एन आई ए बचा और यहाँ पर जो एम बचा, तो एन आई ए और एम जो है ये इक्वल होने चाहिए, एन आई ए और एम इक्वल होने चाहिए। तो हमने क्या करा, इसको भी मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ लिया, मतलब हमने इसको मैग्नेटिक मोमेंट मान लिया। तो ये क्या बना फॉर्मूला, ये भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन आई ए को हमने क्या मान लिया, मैग्नेटिक मोमेंट मान लिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मान लिया अपॉन एक्स क्यूब वेयर एम इज इक्वल्स टू एन आई ए। ये क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर करंट की वजह से आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हो, अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन आई ए। और अगर मैग्नेटिक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर जो एम है वो किसके बराबर है, एम इंटू पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट के बराबर है। ठीक है। तो अब हम बाद में ये देखेंगे, जब हमने सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखी थी और बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखी थी, तो हमने देखा था कि दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह सेम है। जैसे बार मैग्नेट की वजह से मैंने आपको बनाकर दिखाया, वैसे ही एक बार सोलेनॉइड की वजह से भी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये हमारा करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, जहाँ पर अज्यूम कर लीजिए कि करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इस तरफ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें नज़र आ रही है। ठीक है। अब इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं सोलेनॉइड की वजह से, जहाँ पर हम देखते हैं कि अंदर था सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी अंदर, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल, और बाहर वो क्लोज लूप्स फॉर्म कर रही थी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है किसके लिए, सोलेनॉइड की वजह से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी वो कुछ इस तरह से थी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है और बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है, वो ऑलमोस्ट क्या, ये कंप्लीटली सेम है, कंप्लीटली सेम है। तो हमने क्या करा, इन दोनों की वजह से चीज़ों को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ही तो है, बस इसके नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है। तो इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली, हमने जो इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली वो कितनी थी, वो थी मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू एन आई ए अपॉन एक्स क्यूब। यही मैग्नेटिक फील्ड हमने उसके एक्सेस पर निकाली। शर्त क्या थी, इसका जो रेडियस होगा कॉइल का, सोलेनॉइड का जो रेडियस होगा वो इस डिस्टेंस से काफ़ी छोटा होगा। और बार मैग्नेट की वजह से हमने जो निकाला मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सेस पर, वो भी क्या था, वो भी यही था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2, यहाँ पर 2 के बाद हमने लिखा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस कैपिटल M अपॉन एक्स क्यूब।
तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी सेम है और ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को भी शो कर रहा है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को भी शो कर रहा है, तो हमने क्या माना, हमने ये माना कि ये जो बार मैग्नेट है ये सोलेनॉइड की तरह काम करता है। अगर बार मैग्नेट सोलेनॉइड की तरह काम करता है तो इसका जो कैपिटल एम है, इसका जो कैपिटल एम है, बाकी सारी चीजें देखिए एज इट इज सेम है, इसका जो कैपिटल एम है वो NiA के बराबर होना चाहिए, ये NiA के बराबर होना चाहिए। तो हमने ये अज्यूम किया कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, NiA पर, मतलब करंट और एरिया पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट मैं आपको बता देता हूँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट NiA, n क्या है, n एक कांस्टेंट है, तो इसकी जो SI यूनिट बनी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, SI यूनिट बनी एम्पेयर, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये क्या बना, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट बना। और मैग्नेटिक अगर पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ की बात अगर हम करते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा m × 2l। अगर आपसे पूछे कि किसी मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके बताओ तो कैसे निकालोगे, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से हम पोल स्ट्रेंथ भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आज क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर आज ये पढ़ा कि जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट को सोलेनॉइड से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। और फिर हमने कैलकुलेशंस भी करके देखी, कैलकुलेशंस भी उसकी एक जैसी ही आ रही थी, और उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला, करंट कैरिंग लूप में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो NiA से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, और मैग्नेट्स में हम उसको किससे डिनोट करते हैं, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ से डिनोट करते हैं। तो हमने देखा कि दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस पर सेम डिस्टेंस पर वो भी सेम आ रही है। तो जो बार मैग्नेट होता है वो एक सोलेनॉइड की तरह काम करता है, या फिर कह लीजिए कि सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, दोनों एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा था कि सोलेनॉइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट, वहाँ पर भी मैंने आपको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंपेयर करके बताया था। बट यहाँ पर क्योंकि आप लोग 12th क्लास में आ गए हैं तो यहाँ पर हमने दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल कर देखी, और दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी x डिस्टेंस पर, सोलेनॉइड से x डिस्टेंस पर और बार मैग्नेट से x डिस्टेंस पर क्या आई, सेम आई है। तो इसका मतलब दोनों एग्जैक्टली कैसे हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, और हम टॉर्क कैलकुलेट करके देखेंगे। जो जो कैलकुलेशन हमने डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए करी है वही सब हम बार मैग्नेट के लिए भी करेंगे।